we are discussing cell, the unit of life. We have already discussed about cell theory, prokaryotic and eukaryotic cell, and endomembrane system. Let's get start with the another topic. So welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about some other cell organelles. Now we have already discussed that there are different type of cell organelles. Some cell organelles, they are bounded with a single membrane, in which we have covered all the cell organelles which are present in endomembrane system. All those organelles are bounded by a single membrane. So in this video we are going to discuss about the double membrane bounded cell organelles. First of all is mitochondria, and according to endosymbiotic theory का मतलब है वो theory जो कि explain करती है कि जो यूकारियोटिक सेल हैं ये प्रोकारियोटिक सेल से ही इवॉल्व हुए हैं। तो ये थ्योरी हमें बताती है कि यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है, जिसे हम बोलते हैं पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मींस माइटोकॉन्ड्रिया का एंसेस्टर जो है ये पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुई और उससे माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन हुई। नाउ जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक सिलेंड्रिकल शेप में ऑर्गेनेली होती है, और जो इसका नंबर है ये वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल। अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें तो हमारा हार्ट मसल जो है ये सबसे ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करता है। चाहे हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जो हार्ट है इसमें बीट्स होती रहती हैं। सो जो कार्डिक मसल है, मीन्स हार्ट का जो मसल है, इसमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। सिमिलरली जो हमारे स्केलेटल मसल हैं ये भी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, तो इनमें भी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। सो जिस सेल को जितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है उसमें उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और जिनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है उनमें नहीं भी होता। अगर हम मीन्स ब्रॉडली सेल ऑर्गेनेलिस की बात करें तो जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं ह्यूमंस में या मैमल्स में, इनमें कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, ना कोई न्यूक्लियस होता है। और जितनी भी सेल ऑर्गेनेली हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। बिकॉज जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका काम है ओनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, तो इनके अंदर काफी स्पेस होनी चाहिए। तो इस स्पेस को मींस भरने के लिए यहाँ पे कोई ऑर्गेनेली नहीं होती, और इस स्पेस में ओनली HB विच इज हेमोग्लोबिन ये प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अगर हम प्लांट्स के केस में देखें तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन में दो चीजें आती हैं, एक तो है जाइलम टिश्यू, दूसरा है फ्लोएम टिश्यू। नाउ जाइलम में जो वेसल सेल्स होते हैं, वेसल ट्यूब्स होती हैं, इनमें भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता जब इसकी मैच्योरेशन हो जाती है, क्योंकि ये वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में जो सीव ट्यूब सेल्स हैं इनमें भी मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनेलीज जो हैं ये एब्सेंट होती हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, न्यूक्लियस, ये सब कुछ एब्सेंट होता है। तो ये सेल टू सेल वेरी करता है कि ऑर्गेनेली किसमें प्रेजेंट है और किसमें नहीं है। मीन्स हर एक सेल का फंक्शन डिफरेंट होता है। सो कम्स टू द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है और इसमें आउटर मेम्ब्रेन है जिसे हम बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो हो गई यहाँ पे दो मेम्ब्रेन, और हर एक जो मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। मींस जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ये भी यूनिट मेम्ब्रेन है, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये भी यूनिट मेम्ब्रेन है। यूनिट मेम्ब्रेन कौन सी है, जिसमें दो लिपिड्स की लेयर होती है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन क्या है, किस में प्रेजेंट होती है, किस में नहीं होती। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो नाउ यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी, इसमें फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। फोल्डिंग्स क्यों प्रेजेंट हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है। मींस जब एक बार यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनता है इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे आगे जो पायरुवेट है ये आगे कन्वर्ट होता है मींस बहुत सारे हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स में। मींस इससे आगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और प्लस ATP की प्रोडक्शन होती है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे जो पायरुवेट से लेके आगे ATP की फॉर्मेशन तक जितने भी 3 स्टेप्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। सो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फोल्डिंग्स हैं इसमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। अब यहाँ पे जो इसका ये वाला पोर्शन है जो बीच वाला, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स, इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है। और यहाँ पे भी ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, इसमें भी फ्लूइड होता है।
नाउ जो मैट्रिक्स वाली साइड है इसे हम बोलते हैं एन फेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस वाली साइड है इसे हम बोलते हैं पी फेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम यहाँ पे देखें इनर मेम्ब्रेन पे, तो इनर मेम्ब्रेन में जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस हैं 1 से लेके 5 तक, मींस टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जिसे हम एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स या F0 F1 एटीपेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये भी यहाँ पे ही प्रेजेंट होता है। नाउ इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। पावर हाउस क्यों? क्योंकि सेल में जो भी फंक्शनिंग हो रही है उसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद यहाँ पे इट कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें कि अपना खुद का डीएनए होता है। सो इन्हें हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज बोल सकते हैं। बिकॉज अगर हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल डीएनए है, सिंगल सर्कुलर डीएनए है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है, वो इस डीएनए से सिंथेसाइज होते हैं, जो कि इसका अपना डीएनए है। लेकिन जो 1% माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है यही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से सिंथेसाइज होते हैं। बाकी जितने 99% प्रोटीन्स हैं ये न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है, और उसके बाद न्यूक्लियस से माइटोकॉन्ड्रिया में इंपोर्ट होते हैं। सो दैट्स वाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑटोनोमस ऑर्गेनेली तो नहीं है, इसे हम सेमी ऑटोनोमस की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें 70s राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज राइबोसोम्स तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए। तो 70s मींस प्रोकैरियोट्स वाले राइबोसोम्स हैं, और कुछ आरएनए भी प्रेजेंट होता है, बिकॉज जो इसका डीएनए है सबसे पहले ये आरएनए में कन्वर्ट होगा और आरएनए फिर प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो गए जो कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स हैं। नो सेकेंड ऑर्गेनेली इज प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स हैं ये वेरिड प्लास्टिड्स हो सकती हैं, प्लांट्स में बेसिकली प्रेजेंट होती हैं या फिर यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होती हैं, और एल्गे में भी जो प्लास्टिड्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं। नाउ जो प्लास्टिड है ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट में या एल्गे में प्रेजेंट होती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही काम करती है। मींस इसी तरीके से ये एनर्जी फॉर्मेशन में या फिर हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और क्लोरोप्लास्ट जो मींस प्लास्टिड्स हैं ये आगे मींस यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। तो 3 तरीके की प्लास्टिड्स हैं। सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट। जो हमारे प्लांट्स के जितने भी लीव्स हैं ये ग्रीन क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी पिगमेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि कौन से कलर की है? ग्रीन कलर की। इसके कारण लीव्स ग्रीन होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में कुछ कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरी पिगमेंट यहाँ पे है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है इसमें ऑरेंजिश रेडिश पिगमेंट्स होती हैं, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल। तो ये जिस लीव में जहाँ जिस भी पार्ट में प्रेजेंट होगी उसका कलर या येलो होगा या रेड होगा या फिर ऑरेंज होगा। तो ये कलर्स ये इम्पार्ट करती है। जो थर्ड है इट इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये एक कलरलेस प्लास्टिड है, इसका कोई कलर नहीं होता, और ये फूड स्टोरेज में रोल प्ले करती है। 3 तरीके के ल्यूकोप्लास्ट है। सबसे पहले है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलो शुगर के साथ रिलेटेड है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ पे स्टोर करता है। जैसे कि हमारे जो पोटैटो है इसमें स्टार्च स्टोर होती है, तो ये किसकी फॉर्म में होती है? इनको स्टोर कौन करता है? अमाइलोप्लास्ट। दूसरा यहाँ पे है एलूरोप्लास्ट, ये प्रोटीन्स को स्टोर करती हैं। एंड लास्ट इज कॉल्ड दी एलियोप्लास्ट, ये यहाँ पे ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करती हैं। नाउ सेकंड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली इज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस जो क्लोरोप्लास्ट है ये अराइज हुआ है फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया, मींस ये इवॉल्व हुआ है साइनोबैक्टीरिया से। उसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट है दे आर मेजोरिटी ऑफ केसेस दे आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ प्लांट। तो लीव्स में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, दिस इज लीव, इसमें ये मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की। अगेन एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, तो एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन है। नाउ जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे स्पेस है, मींस जो इसके अंदर स्पेस है इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा।
ठीक है, ल्यूमिन नहीं बोला जाता, इसको स्ट्रोमा बोला जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर कॉइन की तरह रखे हुए हैं। दीज आर कॉल्ड दी स्टाक्स ऑफ थाइलेकॉइड्स। जो सिंगल इस तरीके से ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। तो ये एक थाइलेकॉइड है, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से जब थाइलेकॉइड एक स्टाक की फॉर्म में अरेंज होते हैं तो इन्हें कंबाइनली हम बोलते हैं ग्रेना। उसके बाद जो थाइलेकॉइड्स हैं और जो हम बोल सकते हैं जो ग्रेना है, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, और जो यहाँ पे अटैचमेंट इसमें होती है इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के साथ जो डिफरेंट ग्रेना है ये आपस में ज्वाइंट होते हैं। नाउ जो थाइलेकॉइड है इसके अंदर जो स्पेस है, मींस थाइलेकॉइड के अंदर जो भी यहाँ पे स्पेस है इसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। सो दिस इज कॉल्ड द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। यहाँ पे जितना भी है ये ल्यूमेन है। नाउ अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का क्या क्या काम है? इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले तो लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है। नाउ यहाँ पे जो थाइलेकॉइड है इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो जो थाइलेकॉइड हैं ये लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं। ये तो हो गई फर्स्ट रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन है कि जो लाइट इन्होंने ट्रैप की है उसकी प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको फिक्स करना ग्लूकोज की फॉर्म में, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन करना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन है ये दूसरी रिएक्शन में होती है, और इस रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट फर्स्ट रिएक्शन में अब्सॉर्ब हो गई। अब सेकेंड रिएक्शन में क्योंकि लाइट की जरूरत नहीं है तो इसे हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, और क्योंकि ये रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हो रही है तो इसे स्ट्रोमल रिएक्शन भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन में क्या होता है, केल्विन साइकिल होता है मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में। तो केल्विन साइकिल में क्या होता है कि जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड हैं ये कन्वर्ट होते हैं इनटू द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मींस 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और वी कैन से सनलाइट, ये कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। तो यहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, मींस कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस हो रही है। कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस स्ट्रोमा में होती है, और जो लाइट रिएक्शन है ये थाइलेकॉइड्स के अंदर होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े आराम से आपको मिलेंगे नीट के एग्जाम में, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है चाहे वो किसी भी लेवल का है, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इट इज अगेन अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। तो इसमें भी अपना सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड, मोस्ट कॉमनली सिंगुलर भी हो सकता है या फिर इस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज भी हो सकती हैं। अब इसमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कौन से राइबोसोम्स हैं? 70S राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोट्स वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्लोरोफिल है ये हमने अभी डिस्कस किया कि थाइलेकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब एक बात और, अगर हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस मींस कैरेक्टर्स जो आगे जनरेशंस में पास होते हैं। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट में इनहेरिटेंस की बात करें तो इसमें यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस होती है, मींस एक ही पेरेंट से आगे दूसरी जनरेशन में क्लोरोप्लास्ट पास होता है। और वो कौन सा पेरेंट है? वो मदर है। क्लोरोप्लास्ट हमेशा मदर से आगे जनरेशन में जाएगा, बच्चे में जाएगा, मीन्स जो प्लांट का आगे जो भी प्रोजेनी होगी उसमें मदर से जाएगा क्लोरोप्लास्ट। सेम इज द केस विद माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज ऑल्सो हैज यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस और वी कैन से मैटरनल इनहेरिटेंस। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा मदर से बच्चे में जाता है, फादर में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाता। बिकॉज जब आप आगे पढ़ोगे तो जो स्पर्म है, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया जब फर्टिलाइजेशन होती है तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया डिजनरेट हो जाता है, तो इसलिए स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है लेकिन एग में है, तो मैटरनल ओरिजिन है माइटोकॉन्ड्रिया का भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? ऐसे जो सेल है, सेल के अंदर ग्रेन्यूलर, इस तरीके से ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसको फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ देखा गया था 1953 में, और किन्होंने देखा था? जॉर्ज पैलेड ने फर्स्ट टाइम इनको ऑब्जर्व किया था और इनको नाम दिया राइबोसोम्स का। नाउ जो राइबोसोम्स हैं इनमें दो ही चीजें होती हैं। अगेन जो राइबोसोम है इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ही प्रेजेंट होता है, कोई मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट नहीं है। और एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है, इनमें मींस दो सब यूनिट्स होते हैं। अब जो राइबोसोम है इसमें होता क्या है?
एक तो इसमें राइबोसोमल आरएनए है, आर मीन्स राइबोसोमल, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, प्लस यहाँ पे राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं। सो यहाँ पे इसमें राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं। अब दो तरीके के राइबोसोम्स हैं, जो 70s राइबोसोम्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया है प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सभी में कौन से हैं 70s। उसके बाद इसमें जो स्मॉल सब यूनिट है ये 30s राइबोसोम्स का बना है और लार्ज सब यूनिट में 50s राइबोसोम्स होते हैं। और किस तरीके से अरेंज होते हैं 30s और ऊपर इस तरीके से 50s होंगे, ठीक है। तो ये दो सब यूनिट हो गए। अब यहाँ पे S का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और इसको हम स्वेडबर्ग कांस्टेंट या स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। इसका मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो है 30 + 50, अगर हम मास की बात करें तो ये मास वाइज तो यहाँ पे 80s राइबोसोम्स होने चाहिए, लेकिन हम इनको 70s क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट है इनकी शेप डिफरेंट होती है। तो जब हम इनकी सेडिमेंटेशन करते हैं तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन वैल्यू दोनों सब यूनिट्स की मिला के आती है 70s, सो दैट्स वाई इनको 70s बोला जाता है। अब दूसरे यहाँ पे हैं 80s राइबोसोम्स, किसमें प्रेजेंट होते हैं? जो यूकारियोट में सेल है उसमें 80s राइबोसोम्स हैं। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें सब यूनिट्स डिफरेंट होते हैं। जो स्मॉल सब यूनिट है ये 40s का बना होता है और लार्ज सब यूनिट में 60s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम इनको प्लस करें तो ये कितना बनता है 100s, तो 100s क्यों नहीं बोलते हम 80s क्यों बोलते हैं? अगेन वही सेम चीज कि जो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट इनकी शेप में डिफरेंस है और अगर हम दोनों को इकट्ठा सेडिमेंट करते हैं तो जो सेडिमेंटेशन की वैल्यू है ये आती है 80s। तो हम इनको 80s बोलते हैं बिकॉज हम इनको मास से तो रेफर नहीं कर रहे राइबोसोम्स को। S का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, तो जितना सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आएगा उतना ही हम इसको बोलते हैं। अगर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 80s है तो 80s राइबोसोम्स है, अगर 70s है तो 70s राइबोसोम्स है। नाउ लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन को क्लोरोप्लास्ट में एंटर करना है, तो ये कितनी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगा? सबसे पहले ये आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। तो अगर किसी प्रोटीन ने क्लोरोप्लास्ट में मूव होना है तो इसको 3 मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। तो अगर किसी भी प्रोटीन ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है तो इसको 2 मेम्ब्रेन्स को ही क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन आएगा। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनेली है सेंट्रोसोम्स। जो सेंट्रोसोम्स है, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सेंट्रोसोम है और इसके अंदर 2 जो है सेंट्रियोल्स हैं जो कि परपेंडिकुलरली अरेंज्ड हैं। These are called the centrioles. Now जो सेंट्रियोल है अगर हम इसके इतने एरिया की बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके से होती है। मीन्स ये माइक्रोटिब्यूल्स के बने होते हैं और जो माइक्रोटिब्यूल की अरेंजमेंट है इसमें इट इज 9+0 अरेंजमेंट। मीन्स 9 माइक्रोटिब्यूल्स जो हैं ये पेरीफ्री पे प्रेजेंट होते हैं और ये जो 9 माइक्रोटिब्यूल्स हैं इनमें ट्रिपलेट्स की फॉर्म में ये होते हैं। मीन्स इसमें एक कंप्लीट माइक्रोटिब्यूल है और 2 इनकम्प्लीट माइक्रोटिब्यूल्स हैं। कंप्लीट माइक्रोटिब्यूल जो है इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं। जो इनकम्प्लीट माइक्रोटिब्यूल्स हैं इनमें या तो 10 या फिर 11 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ ये जो ट्रिपलेट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर ट्रिपलेट ब्रिजेस। और जो सेंटर में है, सेंटर में कोई माइक्रोटिब्यूल नहीं है, इसीलिए 9+0 अरेंजमेंट है और सेंटर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं हब। उसके बाद जो हब है इसके साथ सभी जो ट्रिपलेट्स हैं ये अटैच्ड हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोक्स। तो यहाँ पे 9 स्पोक्स होती हैं बिकॉज 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट हैं। नाउ जो सेंट्रोसोम्स हैं ये यहाँ पे सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। जो सेंट्रोसोम्स हैं ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, दे आर टोटली एब्सेंट इन प्लांट सेल्स और ये सेल डिवीजन में रोल प्ले करते हैं। मीन्स जब भी माइटोसिस होती है तो माइटोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी सेग्रीगेशन होती है। तो क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन के लिए इनके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये किससे निकलती हैं? सेंट्रियोल से। ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये माइक्रोटिब्यूल्स के बने होते हैं और ये अपने माइक्रोटिब्यूल्स को इस तरीके से रेडिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो इसीलिए क्रोमोसोम्स की जो है ये सेपरेशन होती है। तो सेल डिवीजन में ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स हमने पहले भी बहुत बार देखा है कि न्यूरॉन्स आर टर्मिनली डिफरेंशिएटेड।
मीन्स इनमें एक बार डिवीजन हो गई उसके बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो मैच्योर न्यूरॉन्स हैं इनमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। तो अगर सेंट्रियोल्स नहीं होंगे तो स्पिंडल फाइबर स्प्रेड नहीं होंगी और सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा। सो न्यूरॉन्स बर्थ के बाद कभी भी डिवीजन इनमें नहीं होती। अगर कोई भी इनमें इंजरी होती है तो इट विल बी फैटल, मीन्स इसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल है, ये कभी भी रिकवर नहीं होती। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो सेल है इसमें कुछ एक्सटेंशंस प्रेजेंट होती हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। जो सीलिया है ये इस तरीके से स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, पूरे सेल के अराउंड इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और फ्लैजिलम एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट होता है। नाउ जो सीलिया है ये सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है और आसपास जो भी फ्लूइड है सेल के आसपास इसको भी मूव करने में हेल्प करता है। जो फ्लैजिला है ये सेल मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। अगर हम सीलिया की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें सीलिया एब्सेंट होता है बट यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। कौन से यूकैरियोटिक सेल हैं? जैसे मैमिलियन सेल, जैसे हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसके अंदर बहुत सारे सीलियाज लगे हुए हैं जो कि म्यूकस की पैसेज में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। मींस ये बैक्टीरिया के सेल की मूवमेंट में भी हेल्प करता है और जो एनिमल्स हैं इनमें भी प्रेजेंट होता है। नाउ ह्यूमंस में जो सेल है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इट इज कॉल्ड द स्पर्म सेल। स्पर्म सेल की मूवमेंट में फ्लैजिला हेल्प करता है। नाउ यहाँ पे जो सीलिया एंड फ्लैजिला है इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो कोर है, इसे हम बोलते हैं एक्सोनीम। मींस यहाँ पे ये अगर फ्लैजिला है तो अगर हम इतनी स्ट्रक्चर को बना के यहाँ पे देखें तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। और एक्सोनीम में डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर जो भी मोबिलिटी है ये साइटोस्केलेटन की वजह से होती है। साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? या तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बना होता है या फिर माइक्रोफिलामेंट्स का बना होता है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई है। लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स किस अरेंजमेंट में है? यहाँ पे है ये 9+2 अरेंजमेंट में। मीन्स 9 यहाँ पे डबलेट्स हैं। 9 डबलेट्स मीन्स दो 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 यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल है। कितनी प्रोटोफिलामेंट से बना है? 13 प्रोटोफिलामेंट से बना है। दूसरा जो है ये इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल है और जो इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल है ये या तो 10 या फिर 11 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है के डबलेट हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर डबलेट ब्रिजेस। और यहाँ पे सेंटर में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 2 कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये भी आपस में कनेक्टेड हैं। तो सेंटर में 2 हैं और साइड्स में पेरिफेरी में 9 है। सो 9+2 अरेंजमेंट है। उसके बाद यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द सेल शीथ, सॉरी सेंट्रल शीथ। तो जो सेंट्रल शीथ है इसके साथ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्पोक्स विच आर कॉल्ड द रेडियल स्पोक्स। ये सारी ग्रीन कलर की क्या है? रेडियल स्पोक्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेल ऑर्गेनेलिस। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक you can ask me in comment section, and if you find the content useful please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.